तो हेलो इनोवेटर्स। तो यार आज इस वीडियो में हम सी प्लस प्लस के कंप्लीट बेसिक्स का पार्ट 1 पढ़ने जा रहे हैं। अगर आपको नहीं पता है तो हम इसी चैनल पे डीएसए की एक सीरीज चला रहे हैं जिसमें मैं आपको कंप्लीट थियोरेटिकल डीएसए यूजिंग सी प्लस प्लस इम्प्लीमेंटेशन पढ़ाऊंगा। अगर आप अंडर ग्रेजुएट या पोस्ट ग्रेजुएट लेवल पर सीएस पढ़ रहे हैं तो ये आपके बहुत ज़्यादा काम आने वाला है। तो यहाँ पर टॉप पे आपको एक लिंक दिख रहा होगा, इसे चेक करना मत भूलना। तो बिना टाइम वेस्ट किए चलते हैं अपनी आज की वीडियो में। तो यहाँ पर जैसा आपको अपनी स्क्रीन पे दिख रहा होगा, मैं अभी इस वेब पेज पे हूँ। ये मेरी वेबसाइट का एक वेब पेज है जो मैंने पहले से आपके लिए गाइड के रूप में बना के रखा है। यहाँ पर ये सारी फाइल्स मैं आपको लिंक भेज दूंगा इनका। यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने सबसे पहले वीएस कोड और सी प्लस प्लस सेटअप के फाइल्स बना रखे हैं। ये कंप्लीट गाइड्स हैं विंडोज़, लिनक्स और मैकओएस के लिए, क्योंकि आप में से ज़्यादातर लोग विंडोज़ में काम कर रहे होंगे, इसीलिए मैं विंडोज़ की फाइल आपको खोल के दिखा देता हूँ। बाकी लिनक्स और मैक ओएस में ये सारी चीज़ें स्टेप वाइज लिखी हुई हैं। तो यहाँ पे देखिए 3 स्टेप में मैंने इसे पूरा बता रखा है। यहाँ पे इंस्टॉल मिनजीडब्ल्यू, सबसे पहली चीज़ आपको मिनजीडब्ल्यू इंस्टॉल करना है, जिसका लिंक मैंने आपको यहाँ पे दे रखा है, विजिट ये चीज़। और यहाँ पे आप क्लिक करेंगे तो आप सीधे मिनजीडब्ल्यू की वेबसाइट पे पहुँच जाएंगे। यहाँ से आप इसे डाउनलोड कर लीजिए, इंस्टॉल कर लीजिए। उसके बाद के सारे स्टेप्स यहाँ पे लिखे हुए हैं, आपको क्या क्या करना है। इसके इंस्टॉल होने के बाद आपको सिर्फ यहाँ पे वेरीफाई करने के लिए दूसरा स्टेप दिया है कि आपको जीसीसी इंस्टॉलेशन वेरीफाई करनी है कि जी प्लस प्लस और जीसीसी आपके उसमें इंस्टॉल हो चुका है या नहीं। इसके बाद आपको विजुअल स्टूडियो कोड डाउनलोड करना है और इंस्टॉल करना है। उसकी भी ऑफिशियल वेबसाइट का लिंक मैंने यहाँ पे दे दिया है। आप स्टेप वाइज इसमें चलते जाएंगे तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी आई थिंक। आगे चलते हैं। तो VS कोड इंस्टॉल होने के बाद आपको VS कोड के अंदर सी प्लस प्लस एक्सटेंशंस डाउनलोड करने हैं और इंस्टॉल करने हैं। ये दो मैंने आपको एक्सटेंशंस के नाम लिखे हैं। एक तो कोड रनर, यहाँ पे मिस टाइप हुआ है, कोड रनर है। और उसके अलावा यहाँ पे सी प्लस प्लस है। तो ये दोनों चीज़ें जब आप इंस्टॉल कर लेंगे उसके बाद आपको सिर्फ और सिर्फ ये प्रोग्राम कॉपी करके अपने कंप्यूटर पे पेस्ट करना है। एक नई फाइल बनानी है, जैसे यहाँ पे मैंने लिखा है main.cpp, आपने बना ली। और इसे सिर्फ और सिर्फ यहाँ साइड में एक मैं आपको दिखा देता हूँ कि यहाँ पे एक एरो बनी आएगी, ये आपको सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे रन कोड कर देना है और ये चीज़ रन हो जाएगी। तो मैं आपको ये चीज़ रन करके दिखा देता हूँ। यहाँ पे हमने इस चीज़ को अगर मैं कॉपी कर लूँ, क्योंकि मैं अभी लिनक्स पे हूँ और मैंने ये चीज़ पहले से इंस्टॉल कर ली है, तो आपको सीधे ये चलता हुआ दिख जाएगा। तो मैं यहाँ पे इसे पेस्ट करता हूँ, सेव करता हूँ और रन कर लेता हूँ। तो रन करने पे ये थोड़ा सा टाइम लिया, लेकिन हेलो वर्ल्ड प्रिंट हो गया। इसका मतलब मेरे उसमें जीसीसी और जी प्लस प्लस अच्छे से इंस्टॉल हो चुके हैं। तो लिनक्स और मैक ओएस यूजर्स के लिए भी मैंने, जैसा आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, फाइल बना रखी है। तो आई होप आपको इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए सेटअप करने पे। अगर आपको कोई दिक्कत होती है तो आप इस वीडियो के कमेंट्स में पूछ सकते हैं मुझसे, लेकिन आज हम सबसे पहले बेसिक्स पढ़ने जा रहे हैं। तो मैं बेसिक्स वाली फाइल खोल लेता हूँ, इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, चेक करना मत भूलना। इसके साथ ही साथ मैंने यहाँ पे VS कोड खोल रखा है। मैं यहाँ पे आपको सारे के सारे प्रोग्राम्स रन करके दिखाऊंगा। तो चलते हैं। सबसे पहली चीज़ जो आपको कोई भी लैंग्वेज पढ़ने से पहले सीखनी होती है वो होती है वेरिएबल्स। अब वेरिएबल्स क्या होते हैं मैं आपको एग्जांपल से समझाता हूँ। जैसे आपने मैथमेटिक्स में पढ़ा होगा, हम लेट x इज इक्वल टू 10 करते हैं। क्यों? क्योंकि x नाम का हम एक डब्बा बनाते हैं जिसके अंदर हम कोई भी डेटा स्टोर कर सकते हैं। तो यहाँ पर वेरिएबल्स भी ऐसे ही एक खाली डब्बा है जिसके अंदर आप कुछ भी डेटा स्टोर कर सकते हैं। अब यहाँ पे आप किस किस टाइप का डेटा कंप्यूटर साइंस में यूज़ करते हैं? आप इंटीजर यूज़ करते हैं, हो सकता है आप फ्लोटिंग पॉइंट यूज़ करें। फ्लोटिंग पॉइंट का मतलब पॉइंट में अगर आपको डेटा स्टोर करना है। इसके अलावा आप स्ट्रिंग यूज़ कर सकते हैं। स्ट्रिंग मतलब जैसे आप अपना नाम लिखना चाहें। एरे यूज़ कर सकते हैं। ये सारी चीज़ें मैं आपको आगे दिखाऊंगा। ये सारी चीज़ डेटा टाइप्स होती हैं, आगे देखेंगे हम इसी वीडियो में। तो वेरिएबल के अंदर हमें दो चीज़ें सीखनी होती हैं, एक होती है डिक्लेरेशन और एक होती है इनिशियलाइजेशन। तो सबसे पहले डिक्लेरेशन। अब ये फाइल मैंने सिर्फ और सिर्फ रेफरेंस के लिए बनाई है, तो मैं आपको मेनली VS कोड में ही सब कुछ सिखाऊंगा। तो सबसे पहले तो मैं आपको वापस उसी प्रोग्राम में ले जाता हूँ जो हमने यहाँ पे अभी अभी लिखा था। तो इसे यहाँ पे मैं पेस्ट कर देता हूँ। और अब यहाँ पे मैं सबसे पहले तो दो चीज़ें ये हटाना चाहता हूँ, एक ये और एक ये, और एक नई लाइन यहाँ पे टॉप पे ऐड करना चाहता हूँ। अब ये लाइन क्या है और इसका मतलब क्या है, ये सब हम आगे इसी वीडियो में सीखने वाले हैं। तो अभी के लिए जब मैं इस चीज़ को रन करूँगा तो ये हेलो वर्ल्ड प्रिंट करेगी, आपको पता है। अब हमें इस सब से मतलब नहीं है, मैं इसे यहाँ से कट कर देता हूँ और थोड़ा सा लाइन बीच में गैप कर लेता हूँ। आपको सिर्फ जो मैं यहाँ पे टाइप करूँगा आपको उस पर मतलब रखना है और बाकी सारी चीज़ें हम बाद में समझेंगे।
तो यहाँ पर सबसे पहले तो मैं आपको वेरिएबल डिक्लेरेशन समझाना चाहता हूँ। मान लीजिए मैंने इंट ए लिखा, तो इसका मतलब मैंने ए नाम का एक वेरिएबल बनाया जो इंटीजर टाइप अपने अंदर स्टोर कर सकता है। इसके अलावा क्या क्या लिख सकता हूँ मैं, फ्लोट ए लिख सकता हूँ, या बी कोई वेरिएबल बना लेते हैं। इसके अलावा हम बहुत सारी चीजें लिख सकते हैं, लेकिन अभी के लिए आपको ये समझना है कि इन दोनों लाइंस में मैंने सिर्फ दो वेरिएबल्स डिक्लेयर करे हैं। इसके बाद मैं इनमें कुछ वैल्यूज भर सकता हूँ, जैसे ए इज इक्वल टू 10 और बी इज इक्वल टू 10.5। अब मैं इसे सेव करूंगा और चाहूँ तो मैं रन कर सकता हूँ। मैं इसे सेव करूंगा और मैं यहाँ पे प्रिंट कर सकता हूँ सी आउट ए बी, और इसे सेव करके अगर मैं रन करूँ तो यहाँ पे ए और बी प्रिंट हो जाएंगे, क्योंकि ए के अंदर 10 स्टोर्ड है इसीलिए 10 प्रिंट हो जाएगा, और बी के अंदर 10.5 स्टोर है तो 10.5 प्रिंट हो जाएगा। अब ये चीज़ तो शायद आपको समझ आ गई होगी, लेकिन ये जो काम हमने किया है यही काम हम सिर्फ एक लाइन में भी कर सकते हैं। अगर मैं यहाँ पे सिर्फ ऐसा लिख लूँ इंट ए इज इक्वल टू 10, तो इसी में मैंने डिक्लेरेशन भी कर दिया है और इनिशियलाइजेशन भी कर दिया है। अब यहीं पे मैं फ्लोट बी इज इक्वल टू 10.5 लिखूं और इसे सेव करके रन करूं, तो आई होप आपको समझ आ रहा होगा कि सेम चीज प्रिंट होगी। क्यों? क्योंकि अभी भी ए के अंदर 10 स्टोर्ड है और बी के अंदर 10.5 स्टोर्ड है। तो ये इनिशियलाइजेशन और डिक्लेरेशन एक साथ करने के लिए, और अगर सिर्फ इनिशियलाइजेशन एक लाइन में करना है और डिक्लेरेशन दूसरी लाइन में करना है तो वो भी मैंने आपको दिखा दिया है। अब ये चीज को हम पीछे छोड़ते हैं और अब हम चलते हैं अपने अगले टॉपिक पे। हमारा अगला टॉपिक है डेटा टाइप्स। तो डेटा टाइप्स क्या होते हैं? डेटा टाइप मतलब आप किस टाइप का डेटा अपने प्रोग्राम में स्टोर करना चाहते हैं या उस वेरिएबल के अंदर स्टोर करना चाहते हैं। तो हमारे पास कई सारे डेटा टाइप होते हैं, जैसे कि सबसे पहला होता है इंट। मान लीजिए इंट ए इज इक्वल टू 10, ये हमने अभी अभी देख लिया। इसके अलावा मैंने आपको फ्लोट दिखा दिया है, फ्लोट बी इज इक्वल टू 15.5 मान लीजिए। इसके अलावा मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ कि आपको लगे कि मैंने सारी चीज़ें यहाँ पे लिखी नहीं है, तो मैंने यहाँ पे लिखी है सारी चीज़ें। इंट लिखा है मैंने, फ्लोट आपको बताया, जैसे 3.14 अगर आपको स्टोर करना है तो आप फ्लोट का यूज़ करेंगे। इसके बाद हमारे पास अगला डेटा टाइप है डबल। डबल में भी आप पॉइंट रिलेटेड डेटा स्टोर कर सकते हैं। अब आप सोचेंगे कि फ्लोट और डबल में अंतर क्या है? तो फ्लोट जो होता है वो 4 बाइट मेमोरी पे इस डेटा को स्टोर करेगा, जबकि डबल जो होता है वो 8 बाइट मेमोरी में इस डेटा को स्टोर करेगा। इसका मतलब ये ज्यादा प्रिसीजन के साथ इस चीज को स्टोर कर सकता है, इसीलिए इसको डबल प्रिसीजन कहा जाता है। इसके अलावा हमारे पास कैर डेटा टाइप होता है, आगे हम देखेंगे स्ट्रिंग होगा हमारे पास, और भी कई सारे होते हैं ये डिराइव डेटा टाइप में। तो कैर अभी आपको पता है कि अगर हमें कैरेक्टर स्टोर करना है तो कैरेक्टर मतलब ए बी सी डी, कोई भी सिंबल, कोई भी चीज जो कि इन्वर्टेड कॉमास के अंदर स्टोर की जाए। अब यहाँ पे आगे देखते हैं डिराइव डेटा टाइप्स। डिराइव डेटा टाइप्स क्या होते हैं? जो कि ये सिंपल डेटा टाइप्स, यहाँ पे हमारे पास फंडामेंटल डेटा टाइप्स हैं, जो इन फंडामेंटल डेटा टाइप्स के कॉम्बिनेशन से या फिर कुछ स्पेशल प्रॉपर्टीज से बनाए गए होते हैं, वो होते हैं डिराइव डेटा टाइप्स। तो एक हमारे पास डिराइव डेटा टाइप है एरे। एरे क्या होता है? एरे इज अ कलेक्शन ऑफ एलिमेंट्स ऑफ सेम डेटा टाइप। अब यहाँ पे एक कंस्ट्रेंट है सेम डेटा टाइप, इसको हम देखेंगे। और इसके अलावा हमारे पास होता है पॉइंटर, जो कि इस क्लास में सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक होने वाला है, पॉइंटर्स को समझना। क्यों? क्योंकि इस डीएसए के कोर्स में हम जितनी चीजें बनाएंगे हर जगह पॉइंटर्स बहुत ज्यादा यूज होने वाला है, इसीलिए इस चीज को समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। अभी हम एरे पे चलते हैं। अब जैसे मान लीजिए मैं इस चीज को यहाँ पे कॉपी कर लेता हूँ, जैसे मैंने कॉपी कर लिया, मैं यहाँ गया और यहाँ पर मैंने इसे पेस्ट कर लिया। अब मैं चाहूँ तो यहाँ पर सी आउट नंबर्स 2 और इसे मैं प्रिंट कर सकता हूँ। अब मैं इसे रन करूँगा तो देखिए क्या प्रिंट हुआ है, 3। एक तो मैं यहाँ पे एंड एल डाल देता हूँ। एंड एल का मतलब आपको मैं आगे दिखा दूंगा क्या होता है। यहाँ पे अगर मैं अब रन करूँ तो देखिए इसके बाद हम नई लाइन पे पहुंच गए। तो एंड एल का मतलब क्या है? एंड लाइन। तो जब भी ये चीज़ सी आउट हो जाएगी, सी आउट आपको शायद समझ आ रहा होगा कि प्रिंट करने के लिए है, आउटपुट देने के लिए है। तो यहाँ पर एंड एल जो है जब हम आउटपुट में दे दे रहे हैं तो वो लाइन एंड हो जा रही है और नई लाइन से आ जा रहा है, जबकि पहले क्या हो रहा था कि उसी लाइन के साथ आ जा रहा था। अब यहाँ पे क्या है, हमने नंबर्स 2 प्रिंट किया है तो यहाँ पे 3 प्रिंट हो जा रहा है। ऐसा कैसे? देखिए अगर यहाँ पे आप नंबर्स को जैसे मैंने डिफाइन किया है, अगर आप इस डेफिनेशन को देखें तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है। सबसे पहले मैंने लिखा है इंट। इंट का मतलब कि इस एरे के अंदर जो भी चीज स्टोर होने वाली है वो इंटीजर टाइप की होगी।
उसके बाद मैंने उस डेटा टाइप का या उस एरे का नाम लिखा है और उसके बाद मैंने उसका साइज लिखा है कि कितने साइज का ये एरे है। सी और सी प्लस प्लस में आपको जब भी एरे बनाने हैं आपको उनका साइज पहले से फिक्स करना होता है। तो ये एक ड्रॉबैक है एरे का, लेकिन ये एक बहुत पावरफुल फीचर भी है जो हम आगे देखेंगे। इसके बाद हमने यहाँ पे उसके अंदर डेटा पुट किया है 1 2 3 4 5। अब ये डेटा पुट करने का एक स्पेशल तरीका होता है, मैं आपको दिखा देता हूँ ये स्पेशल तरीका क्या होता है। तो ये दिखाने के लिए मेरे नोट्स वाले फाइल में आपको मैं ले जाता हूँ। यहाँ पर मैं आपको दिखाता हूँ कि एरे कैसे स्टोर्ड होता है। अब जैसे मान लीजिए ये हमारा कोई एरे है, इसमें बहुत सारा डेटा स्टोर्ड है। मान लीजिए कुछ इस तरीके से इसमें एक एक एलिमेंट स्टोर है। यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 5 6 7 और 8। अब ये जो डेटा स्टोर है इसके ऊपर एक इंडेक्सिंग की जाती है। इंडेक्सिंग कैसे की जाती है? इंडेक्सिंग 0 से स्टार्ट होती है और n-1 तक जाती है। n-1, यहाँ पे n क्या है? अब आप सोचेंगे n क्या है? n है इसका साइज। ये टोटल साइज कितना है? 1 2 3 4 5 6 7 8। तो 8 अगर इसका टोटल साइज है तो इंडेक्सिंग जाएगी n-1 7 तक। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 0 के बाद 1 यहाँ पे इंडेक्स है, यहाँ पे 2, यहाँ पे 3, यहाँ पे 4, यहाँ पे 5 और यहाँ पे 6, यहाँ पे 7। अब जैसा हमारा एरे था, अगर हम वापस देखें तो यहाँ पे हमारा एरे 1 2 3 4 5 तक था। अब मैं इसे आपको बना के दिखा देता हूँ। हमारा एरे था 5 तक। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ 1 2 3 4 5 और इसमें मैं एलिमेंट्स बना देता हूँ अलग अलग ताकि आपको अच्छे से समझ आए। इसके अलावा मैं यहाँ पे इंडेक्सिंग कर देता हूँ 0 1 2 3 4। जब मैंने नंबर्स 2 प्रिंट करा तो उसने इस सेकंड इंडेक्स वाले डेटा को उठाया और इसे प्रिंट कर दिया। अब आपके समझ आ रहा होगा कि नंबर्स 2 पे 3 कैसे प्रिंट हुआ है। तो यही यहाँ पे लिखा है कि जब मैं नंबर्स 2 प्रिंट कर रहा हूँ तो यहाँ पे 3 प्रिंट हो जा रहा है। और अगर मैं नंबर्स 4 प्रिंट करूंगा तो देखिए क्या प्रिंट होगा? 5। क्यों? क्योंकि 0 1 2 3 और 4। तो 4 पे जो है हमारा 5 स्टोर्ड है। अब मान लीजिए मैं यहाँ पे 5 प्रिंट करना चाहूँ, नंबर्स ऑफ 5। तो क्या नंबर्स ऑफ 5 एग्जिस्ट करता है? नहीं। तो डेटा का तो वैल्यू क्या प्रिंट हो जाएगी? 0। इसके बाद अगर मैं यहाँ पे नंबर्स ऑफ 10 प्रिंट करना चाहूँ, इसे सेव करूँ और रन करूँ तो देखिए माइनस में समथिंग वैल्यू चली गई। अभी कैसे इतना नेगेटिव चले गई वैल्यू, ये हम आगे देखेंगे कि एरे की इंडेक्सिंग कैसे होती है और एरे में ये सब काम कैसे करता है। तो अभी के लिए आपको सिर्फ इतना समझना है कि हमारे पास एक इंटीजर डेटा टाइप है, हमारे पास फ्लोट है, हमारे पास एरे है, हमारे पास पॉइंटर्स है। अब मैं आपको पॉइंटर्स का एक बेसिक इंट्रोडक्शन देना चाहता हूँ। तो पॉइंटर्स आखिर होते क्या हैं, तो उसके लिए भी मैं आपको अपने नोट्स वाली फाइल में ले जाता हूँ। अब यहाँ पर अगर मैं आपको दिखाऊं तो मान लीजिए मैंने एक वेरिएबल बनाया। वेरिएबल मैंने आपको बताया था कि एक डब्बा होता है, इसका हम कुछ नाम रख लेते हैं। मान लीजिए मैंने रख लिया ए। इसके अंदर मैं कुछ भी डेटा स्टोर कर सकता हूँ। मान लीजिए मैंने 123 इसके अंदर डेटा स्टोर कर दिया। अब इस वेरिएबल का हमारी जो मेन मेमोरी है, आपको अगर कंप्यूटर में पता हो तो हमारे पास एक मेन मेमोरी होती है। अब मान लीजिए इस मेन मेमोरी में यहाँ पे हमारा वेरिएबल स्टोर्ड है इस तरीके से। तो कंप्यूटर ने खुद को समझाने के लिए इसमें कुछ कुछ लिखा होगा कि हमारे पास एक वेरिएबल है जो जिसका नाम ए है, उसके अंदर 123 स्टोर्ड है वगैरह वगैरह। तो यहाँ पे इस मेमोरी एड्रेस का कुछ एड्रेस होगा। यहाँ पे मान लीजिए 140 समथिंग, मान लीजिए 140 इसका एड्रेस है। तो ये जो 140 है ये ए का पॉइंटर है। मतलब अगर मैं कुछ ऐसे लिख दूं %a, तो %% का मतलब होता है कि एड्रेस ऑफ, ये चीज हम आगे देखेंगे। अब ए जो भी वेरिएबल है उसका एड्रेस आप रिक्वेस्ट कर रहे हैं और आपको पता है कि उसका एड्रेस कितना है? 140। इसे हम अपने प्रोग्राम में एक बार देख लेते हैं क्या होता है। तो यहाँ पे अगर मैं एक नया वेरिएबल डिफाइन करूं, मान लीजिए इंट स्टार पी, इसका नाम पॉइंटर है, इज इक्वल टू, अगर मैं यहाँ पे लिख दूं %a और इसे सेव कर दूं। अब ये चीज जो है इसका मतलब है कि a का जो भी एड्रेस है उसे p के अंदर स्टोर कर दो। अब p के आगे मैंने स्टार क्यों लगाया? ये स्टार बताता है कि ये जो भी वेरिएबल है ये एक पॉइंटर है। अब मैं यहाँ पे चाहूँ तो इस चीज को हटा के मैं p को प्रिंट कर सकता हूँ। इसे मैं सेव कर लेता हूँ और मैं रन करता हूँ। तो देखिए ये एड्रेस
जो भी मेमोरी में ये एड्रेस है, यहाँ पर हमारा ए वेरिएबल स्टोर्ड है। अब मैं इसे दोबारा रन करूंगा तो हो सकता है ये सेम आए, हो सकता है ये सेम ना आए। इस केस में ये सेम नहीं आ रहा है, क्यों? क्योंकि जितनी बार हमारा प्रोग्राम रन कर रहा है ये मेमोरी में एक डिफरेंट स्पेस ऑक्यूपाई कर रहा है, और जो भी नई स्पेस ये ऑक्यूपाई कर रहा है उसके हिसाब से इस ए का एड्रेस चेंज हो रहा है, वो एड्रेस पी के अंदर स्टोर हो रहा है, और वही चीज यहाँ पे प्रिंट हो रही है। अब आपको शायद समझ आ रहा होगा कि ये पॉइंटर्स का कंसेप्ट बहुत ज़्यादा कंफ्यूजिंग है, लेकिन हम जब मैं आगे आपको समझाऊंगा इस चीज़ को अच्छे से, इसका मैंने एक अलग से टॉपिक लिया है, वहां पर आपको ये चीज़ बहुत अच्छे से समझ आएगी, और ये चीज़ समझना बहुत ज़रूरी भी है। अभी के लिए हम अपनी फाइल में वापस चलते हैं। देखिए यहाँ पे मैंने यही चीज़ लिखी है कि पॉइंटर्स जो है वो क्या करता है, स्टोर्स मेमोरी एड्रेस, और उसको इस तरीके से लिखा जाता है कि इंट, सबसे पहले इंट कि किस वेरिएबल का, मतलब जिस वेरिएबल का आपको एड्रेस सेव करना है या स्टोर करना है इस पॉइंटर के अंदर, उस वेरिएबल का डेटा टाइप क्या है। तो यहाँ पे नंबर का डेटा टाइप क्या था, इंट था, इसीलिए पॉइंटर का हमने डेटा टाइप क्या लिया, इंट, और बीच में स्टार लगाया, स्टार ये बताने के लिए कि ये जो है ये सच में एक पॉइंटर है। नहीं तो आप तो वेरिएबल का नाम ptr रख सकते हैं और वो इंटीजर स्टोर कर रहा हो सकता है। ये स्टार ही है जो आपको बता रहा है कि ये एक पॉइंटर है, ये ptr नाम नहीं है। ओके, तो यहाँ पर आपको ये बेसिक इंट्रोडक्शन इसका मैंने दे दिया है। इसके आगे चलते हैं, हमें थोड़ा सा ये चीज़ तेज कवर करनी क्योंकि ये बेसिक चीज़ें हैं। इसके बाद यहाँ पे ऑपरेटर्स। अब ऑपरेटर्स क्या होते हैं? ऑपरेटर्स आपने मैथमेटिक्स में पढ़े होंगे, आपको एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन सब पता होता है। मैं यहाँ पे इस चीज़ को हटा देता हूँ। अब मैं यहाँ पे आपको एक एक करके ऑपरेटर्स दिखाऊंगा। अभी के लिए मैं इस चीज़ को भी यहाँ से कट कर देता हूँ। अब यहाँ पे हम ले लेते हैं इंट b इज इक्वल टू 5 और इसे सेव कर लेते हैं। हमें यहाँ पे a प्लस बी प्रिंट कर लेता हूँ। इसी लाइन को मैं कॉपी करके नीचे पेस्ट कर लेता हूँ ताकि मैं आपको अच्छे से दिखा सकूँ ये चीज़ें। अब ए और बी के बीच में हम कई सारे अलग अलग ऑपरेटर्स लगाने वाले हैं। एक तो ए प्लस बी, एक ए माइनस बी, एक ए इंटू बी, एक ए डिवीजन बी, एक ए मॉड्यूलो बी। अब पहले के चार तो आपने देखे होंगे मैथमेटिक्स में। मॉड्यूलो क्या है? मॉड्यूलो रिमाइंडर ऑपरेटर है। ये ए को बी से डिवाइड करने के बाद क्या रिमाइंडर बच रहा है ये चीज़ हमें प्रोवाइड करता है। अगर मैं इस सब को सेव करूं और रन करूं तो आपको यहाँ पे आउटपुट दिखेगा, ए प्लस बी 15, ए माइनस बी 5, ए इंटू बी 50, ए डिवाइडेड बाय 5 2, और ए मॉड्यूलो 5 या 10 मॉड्यूलो 5 जो है वो जीरो हो जाएगा, क्योंकि 10 को 5 से डिवाइड करने के बाद रिमाइंडर आता है जीरो। ये चीज़ आपको आई होप समझ आ गई होगी। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हम दो वेरिएबल ले रहे हैं और एक ऑपरेटर ले रहे हैं। तो जो भी ऑपरेटर दो डिफरेंट वेरिएबल्स के बीच में लगता है उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम कहते हैं बाइनरी ऑपरेटर्स, जो दो वेरिएबल्स के बीच में लगता है। इसी के बाद हमारे पास यूनरी ऑपरेटर्स होते हैं। देखते हैं क्या होते हैं। यहाँ पे मैंने ये सारी चीज़ें लिखी हैं, आपको इस फाइल का लिंक मिल जाएगा, तो आप इस चीज़ को आराम से देख सकेंगे रिवाइज करने के लिए। यहाँ पर मैंने ये पांचों लिखे हुए हैं। इसके अलावा यहाँ पे हमारे पास रिलेशनल ऑपरेटर्स हैं। रिलेशनल ऑपरेटर्स क्या है? हम इनको यूज़ करते हैं रिलेशन चेक करने के लिए। तो यहाँ पर मैं आपको एक डेटा टाइप बताना भूल गया था, तो ये अब बता देता हूँ। इसीलिए मैंने ये फाइल बनाई है ताकि मैं आपको ये चीज़ें बताना ना भूलूँ। हमारे पास एक और डेटा टाइप होता है, वो होता है बूल। बूल का मतलब क्या है? बूलियन। अगर आपको कंप्यूटर साइंस के बारे में थोड़ा सा नॉलेज है तो कंप्यूटर साइंस में हम हर एक चीज़ के बारे में बात 0 और 1 के बीच में करते हैं। तो अगर हम यहाँ पे कोई वेरिएबल बनाते हैं इज ट्रू, और इसके अंदर मैं 0 या 1 स्टोर कर सकता हूँ। अब आप सोचेंगे 0 या 1 तो हम इंटीजर में भी स्टोर कर सकते थे, लेकिन ये 0 का मतलब नॉर्मल 0 नहीं है, इसका मतलब है फॉल्स। यहाँ पर मैं फॉल्स भी स्टोर कर सकता हूँ और इसके बाद मैं इसे प्रिंट कर सकता हूँ जिससे फॉल्स प्रिंट होगा, या फिर अगर मैंने ट्रू रखा होता तो ट्रू प्रिंट होता। तो बूल जो है वो बूलियन ऑपरेटर है या बूलियन वेरिएबल डेटा टाइप है। इसमें हम फॉल्स या ट्रू ही वैल्यू स्टोर कर सकते हैं, इसके अलावा कुछ स्टोर नहीं कर सकते हैं। तो अब मैं आपको वापस उस फाइल में जाता हूँ जहाँ पे ये सारी चीज़ लिखी है। तो यहाँ पर हमने एक वेरिएबल लिया है इज इक्वल, जिसका डेटा टाइप हमने लिया है बूल, और उसके अंदर देखिए यहाँ पे इक्वल टू का मतलब उसके अंदर डेटा डालना है, और यहाँ पर इस डबल इक्वल टू का मतलब चेक करना है। ये डबल इक्वल टू का मतलब है चेक करना कि ए जो है वो बी के बराबर है या नहीं। अगर ये बराबर होंगे तो इस ऑपरेशन की वैल्यू क्या आएगी? इस ऑपरेशन की वैल्यू आएगी ट्रू, और वो इक्वल के अंदर स्टोर हो जाएगी।
अगर ए और बी इक्वल नहीं रहे होते तो यहाँ पर इस ऑपरेशन की वैल्यू आती फॉल्स, तो वो इज इक्वल के अंदर स्टोर हो जाता है। उसके बाद हम इज इक्वल को यूज कर सकते हैं या प्रिंट कर सकते हैं। यहाँ पे इज नॉट इक्वल टू हमने लिया है, ये नया वेरिएबल हमने बनाया है, जिसके लिए हम दोबारा चेक करने के लिए हम क्या लगा रहे हैं, इक्वल टू साइन और उसके आगे नॉट ऑपरेटर। ये जो एक्सक्लेमेटरी साइन है ये नॉट के लिए यूज होता है C++ और मेजर लैंग्वेजेस में। तो यहाँ पर आपको आई होप समझ आ रहा होगा कि ए इज नॉट इक्वल टू बी चेक होगा। अगर वो दोनों इक्वल होंगे तो यहाँ पे फॉल्स आ जाएगा, अगर वो दोनों इक्वल नहीं होंगे तो यहाँ पे ट्रू आ जाएगा। इसके अलावा हमारे पास ग्रेटर देन है और हमारे पास लेस देन है। तो ये बहुत बेसिक सी चीज़ें हैं, ये चीज़ आई होप आपको समझाने की ज़रूरत नहीं है। इसके बाद हमारे पास लॉजिकल ऑपरेटर्स हैं। लॉजिकल ऑपरेटर्स जो है ये कंप्यूटर साइंस की एक बेसिक ब्रांच है। कैसे, मैं आपको समझाता हूँ। इसके लिए हमें वापस अपने नोट्स में जाना पड़ेगा। यहाँ पर मैं आपको समझाता हूँ कि लॉजिकल ऑपरेटर्स कैसे काम करते हैं। तो हमारे पास सबसे पहले तो तीन तरीके के लॉजिकल ऑपरेटर्स होते हैं। एक होता है एंड, एक होता है और एक होता है नॉट। अब एंड का मतलब क्या है? एंड मतलब होता है कि अगर x, मान लीजिए x भी पॉसिबल है और y भी पॉसिबल है, जैसे x की वैल्यू भी 1 है और y की वैल्यू भी 1 है, तभी x एंड y जो होगा वो 1 होगा। इसके अलावा कोई भी केस हो जाए, मान लीजिए x जो है वो 0 है और y जो है वो 1 है, तो भी इन दोनों का x एंड y क्या होगा, 0 आ जाएगा। इसके अलावा हमारे पास x अगर 1 हो, y अगर 0 हो तब भी, और हमारे पास x 0 हो, y 0 हो तब भी। अब ये चीज़ हमको ऐसे समझनी या ऐसे पढ़नी बहुत दिक्कत दे रही है, तो हम इससे अच्छा एक नई चीज़ मैं आपको बताता हूँ, ट्रुथ टेबल। ट्रुथ टेबल कैसे काम करती है? अगर आप CS से बिलोंग करते हैं तो आपने ये नाम कहीं ना कहीं सुना होगा। तो यहाँ पे मैं आपको ट्रुथ टेबल के बारे में बताता हूँ। हम x एक वेरिएबल बनाते हैं और y एक वेरिएबल बनाते हैं, इनके बीच में एक डंडा खींच लेते हैं। अब x और y की साथ में कॉम्बिनेशंस क्या क्या पॉसिबल है? एक है 0 0, हो सकता है दोनों 0 हो सकता है x 0 हो y 1 हो सकता है x 1 हो y 0 हो सकता है दोनों 1 हो। इसके बाद हम यहाँ पर x एंड y लिख सकते हैं। अब एंड मैं अभी तक ऐसे लिख रहा था, लेकिन एंड का लॉजिकल सिंबल डबल एंड परसेंट से होता है। तो यहाँ पर हम x डबल एंड y लिखेंगे तो इसका मतलब x एंड y है। अगर दोनों जीरो हैं तो मैंने क्या बताया आपको, जीरो हो जाता है। अगर कोई भी एक जीरो है तो भी ये जीरो हो जाता है, और अगर दोनों वन है तभी ये वन होता है। आई होप एंड आपके समझ आ गया होगा। इसी तरीके से हमारे पास देखते हैं यहाँ पे और होता है। तो और कैसे काम करता है देखते हैं। इसका सिंबल कैसे है, एक्स पाइप पाइप वाई। अब ये पाइप वाला सिंबल आपको कहाँ पे दिख रहा होगा, अपने एंड के ऊपर दिख रहा होगा। अगर आप लैपटॉप में है तो अगर आप उसको शिफ्ट दबा के बैक स्लैश पे क्लिक करेंगे तो आपका ये पाइप वाला सिंबल आ जाता है। अभी मैं आपको कोडिंग करके दिखाऊंगा। इस केस में क्या है, दोनों जीरो हैं तब तो जीरो आएगा, कोई भी एक वन हो जाता है तो यहाँ पे वन आ जाता है। तो यहाँ पर हमने वन लिख लिया, तो ये हो जाता है और का। और इसके अलावा हमारे पास नॉट गेट है। तो यहाँ पे नॉट कैसे काम करता है, नॉट जो भी उसे इनपुट मिल रहा है उसे वो उल्टा करके दे देता है। तो यहाँ पे हमने अगर नॉट, मैंने आपको नॉट का सिंबल बताया एक्सक्लेमेशन, तो नॉट एक्स अगर मैंने कर दिया, इससे क्या होगा, जीरो जहाँ पे एक्स है वहाँ पे वन हो जाएगा, यहाँ पे भी एक्स जीरो है वन हो जाएगा, यहाँ पे एक्स वन है जीरो हो जाएगा, यहाँ पे जीरो हो जाएगा। आई होप आपको एंड और नॉट समझ आ गए होंगे। तो यही ऑपरेटर्स यहाँ पे समझाए हुए हैं। तो यहाँ पे एंड रिजल्ट और नॉट रिजल्ट, ये तीन वेरिएबल बनाए हैं और इन तीनों के अंदर ये चीज़ स्टोर करी है। एक तो एक्स डबल एंड वाई, एक एक्स पाइप पाइप वाई, ये इसका मतलब और है, मैंने आपको बता दिया। और इसके अलावा नॉट एक्स जिसका मतलब है एक्स की वैल्यू को उल्टा कर देना। अब आई होप आपको ये बेसिक लॉजिकल ऑपरेटर समझ आ गए होंगे। इसके अलावा हम चलते हैं आगे। आगे हमें असाइनमेंट ऑपरेटर्स मिलते हैं। असाइनमेंट ऑपरेटर्स मतलब, अब सबसे पहला बेसिक असाइनमेंट ऑपरेटर तो आपने देख लिया है, इक्वल टू। इक्वल टू का मतलब जो भी वेरिएबल आपने बनाया है उसके अंदर कुछ डेटा स्टोर करना, ए की वैल्यू के अंदर 10 स्टोर करना। इसके अलावा हमारे पास ऐड एंड असाइन है। अब ये कैसे रन करता है मैं आपको दिखाता हूँ सीधे VS कोड में। अब यहाँ पर हम चाहें तो इस चीज़ को मैं पूरा कैंसिल कर देता हूँ, क्योंकि ये बेसिकली आपके समझ आ गया होगा। मैं इस बी को भी हटा देता हूँ। अब यहाँ पर हम सी आउट ए और फिर एंड एल कर लेते हैं। अब मैं अगर इसे अभी प्रिंट करूँ तो क्या प्रिंट होगा आपको पता है,
अभी ये 10 प्रिंट हो जाएगा सिंपली। आई होप आपको ये समझ आ रहा होगा। मैं इसको थोड़ा बड़ा कर देता हूँ अगर आपको दिख नहीं रहा है तो। ओके, तो अभी ये 10 प्रिंट हो रहा है, आपको दिख रहा होगा। अगर मैं यहाँ पर a प्लस इज इक्वल टू 5 लिख दूँ, अब क्या होगा? अब यहाँ पे क्या प्रिंट होगा? मैं रन करके आपको दिखाता हूँ। अब यहाँ पे 15 प्रिंट हुआ है। 15 क्यों? इस लाइन का मतलब है कि a की जो भी वैल्यू है, इसको अगर हम तोड़ें तो इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं, a इज इक्वल टू a+5। तो ये इतनी लंबी लाइन लिखने से अच्छा, इसका मतलब आपको समझ आ रहा होगा वैसे तो, कि a की जो भी वैल्यू है उसके उसमें 5 ऐड कर दो और जो वैल्यू आ रही है उसे a के अंदर पुट कर दो। तो इतने लंबे को हमने शॉर्ट में a प्लस इज इक्वल टू 5 लिखा है और ये काम कर रहा है। इसके अलावा हमारे पास a माइनस इज इक्वल टू भी होता है, तो वो सारी चीज़ें यहाँ पे ऐड एंड असाइन। ऐड एंड असाइन मतलब ऐड करके असाइन कर दो। सब्ट्रैक्ट एंड असाइन, हम सब्ट्रैक्ट करके फिर असाइन कर दे रहे हैं। मल्टीप्लाई एंड असाइन, मल्टीप्लाई करके असाइन कर दे रहे हैं। डिवाइड एंड असाइन, डिवाइड करने के बाद असाइन कर दे रहे हैं। और मॉड्यूलस एंड असाइन, ये हम मॉड्यूलो करने के बाद असाइन कर दे रहे हैं। आई होप आपको ये चीज़ समझ आ रही होगी। इसके अलावा हमारे पास दो ऑपरेटर और हैं, इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट ऑपरेटर। अब मैंने आपको ऊपर बताया था कि हमारे पास बाइनरी ऑपरेटर्स होते हैं। मैंने यहाँ पे नोट्स में लिख लेता हूँ ताकि आपको अगर ये चीज़ दोबारा देखनी हो, आप इस नोट्स को अगर रेफर करें तो। वैसे तो इन नोट्स में मैं इतना कुछ इंपॉर्टेंट लिख नहीं रहा हूँ, ये खाली आपको समझाने के लिए यूज़ कर रहा हूँ। लेकिन इसका लिंक मैं आपको दे दूंगा, ये फाइल मैं अपलोड कर दूंगा। मैं अपनी सारे फाइल्स अपलोड कर देता हूँ, तो अगर आपको चाहिए होगा तो आप वहाँ से चेक कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ, हमने दो तरीके के ऑपरेटर्स देखे थे। पहला देखा था हमने बाइनरी। बाइनरी ऑपरेटर्स में हमने क्या देखे थे? हमने देखा था प्लस, ए प्लस बी करते थे, ए माइनस बी करते थे, ए मल्टीप्लाई बाय बी, और बहुत सारे थे, अब सारे लिखने की क्या जरूरत है। इसके अलावा हमने यूनरी ऑपरेटर की बात करी थी। यूनरी ऑपरेटर में यहाँ पे लिख देता हूँ। यूनरी ऑपरेटर्स क्या थे? मैंने आपको बताया था कि जो सिर्फ एक वेरिएबल पे काम कर जाए। जैसे कि यहाँ पे हमारे पास होता है ए प्लस प्लस, ए माइनस माइनस, प्लस प्लस ए, और माइनस माइनस ए। अब इन चारों का क्या मतलब है? इसका मतलब है कि ए की वैल्यू तुम अभी यूज कर लो और उसके बाद उसमें एक इंक्रीमेंट कर दो। इसका मतलब है ए की वैल्यू अभी यूज कर लो और उसके बाद उसमें से एक सब्ट्रैक्ट कर दो। इसका मतलब है पहले ए की वैल्यू इंक्रीमेंट करो, मतलब ए इज इक्वल टू a+1 पहले करो और उसके बाद उसे यूज करो। और इसका मतलब क्या है? ए की वैल्यू पहले डिक्रीमेंट करो और उसके बाद उसे यूज करो। मैं ये सारी चीज आपको अभी दिखाने वाला हूं। तो यहाँ पे ये हम रन करते हैं क्योंकि ये चीज बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। तो यहाँ पर मैं इसे भी हटा देता हूँ यहाँ से। ओके, अब यहाँ पर मैं सबसे पहले ए प्लस प्लस प्रिंट करता हूँ। आपको ये चारों चीज़ें दिखाने के लिए मैं इस लाइन को कॉपी करता हूँ, यहाँ पे पेस्ट करता हूँ, और ये चारों चीज़ें हम एक एक करके समझेंगे। इसके अलावा हमने यहाँ पे माइनस माइनस ए की बात करी है, या प्लस प्लस ए पहले कर लेते हैं और उसके बाद माइनस माइनस ए। अब इसे मैं सेव करता हूँ और रन कर लेता हूँ। तो देखिए, सबसे पहले ए प्लस प्लस में क्या प्रिंट हो रहा है? 10। क्यों? इसका मतलब है कि ए की वैल्यू जो पहले थी उसने पहले उसे प्रिंट कर दिया और उसके बाद उसे एक इंक्रीमेंट करके 11 बना दिया। अब ए की नई वैल्यू क्या है? 11। तो वो नई वैल्यू यहां आई, 11 प्रिंट हुआ, उसके बाद 11 में से एक घट गया, 10 हो गया। अगर मैं इसे, मान लीजिए पहला वाला तो सही से चल रहा है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। अगर मैं पहले वाले को कमेंट आउट कर दूं और बाकी तीन को भी कमेंट आउट कर देता हूँ, इनको अभी ना देखें। अब मैं अगर इसे रन करूं तो अभी भी क्या प्रिंट होगा? 10। क्यों? क्योंकि अभी ए की वैल्यू 10 है और 10 जो वैल्यू है वो कहाँ जा रही है? सी आउट के अंदर। मतलब 10 वैल्यू प्रिंट हो रही है और प्रिंट होने के बाद उसमें से 1 डिक्रीमेंट हो रहा है। अब अगर मैं इसे हटा दूं और इसे वापस ले आऊं, इसे सेव करूं और रन करूं, तो देखिए क्या प्रिंट होगा? 11। 11 क्यों? क्योंकि ए की वैल्यू 10 थी, पहले वो इंक्रीमेंट हुई है। मैंने आपको बताया कि ये पहले इंक्रीमेंट करेगा और उसके बाद उस वैल्यू को यूज करेगा। तो उसने 10 को पहले एक इंक्रीज कर दिया और उसके बाद उसे यूज किया है। और अगर हम इसे हटा के इसे यूज करें, अब मैं इसे रन करूं तो उसने पहले डिक्रीमेंट किया है और उसके बाद उसे प्रिंट करा है।
तो आई होप आपको समझ आ रहा होगा कि जब ये चारों साथ में चल रहे थे तो ऐसा क्यों प्रिंट हो रहा था। क्यों? क्योंकि सबसे पहले ए प्रिंट हो रहा था और उसके बाद उसकी वैल्यू हो जा रही थी 11। यहाँ पे ए 11 प्रिंट हो रहा था और उसके बाद उसकी वैल्यू 10 हो जा रही थी। 10 वैल्यू में पहले 11 हो रही थी, उसके बाद प्रिंट हो रही थी 11, और फिर वो 11 वापस 10 हो जा रहा था और उसके बाद उसकी वैल्यू 10 प्रिंट हो जा रही थी। तो आई होप आपको ये यूनरी ऑपरेटर समझ आ गए होंगे, ये डिक्रीमेंट या और इंक्रीमेंट ऑपरेटर्स आपको समझ आ गए होंगे। आगे चलते हैं यहाँ पर। ओके, तो इतने ऑपरेटर्स हमने खत्म कर लिए हैं और आई होप ये सारे ऑपरेटर्स के बेसिक्स आपको समझ आ गए होंगे। अब चलते हैं इफ एल्स स्टेटमेंट में, जो कि हमारी बेसिक्स की जान है। तो यहाँ पर इफ एल्स स्टेटमेंट आपको अच्छे से समझ लें। इफ एल्स स्टेटमेंट क्या है? जैसे मान लीजिए घर में आपकी मम्मी आपसे कहती है सामान लाने को। अगर आपसे उन्होंने कहा कि बेटा पहले तो सोन पापड़ी ले आना, मान लीजिए त्योहार का टाइम है, तो आपसे कहा पहले तो सोन पापड़ी ले आना। अगर सोन पापड़ी नहीं मिली तो आपसे कहा गुलाब जामुन ले आना। अगर गुलाब जामुन भी नहीं मिले तो ये ले आना, अगर वो भी नहीं मिला तो ये ले आना। वो आपको कंडीशन देती हैं कि ये मिला तो ठीक, नहीं तो ये, फिर ये नहीं तो ये, फिर ये नहीं तो ये। इसी तरीके से कई सारी तरीके की और कंडीशंस बन सकती हैं। तो वो चीज़ हम प्रोग्रामिंग में कैसे अचीव करते हैं? इफ़ एल्स स्टेटमेंट से। तो मैं यहाँ पे आपको डायरेक्ट कोड में ले जाता हूँ और इस चीज़ को हम हटाते हैं। अब यहाँ पर मैं इस चीज़ को भी अभी के लिए हटा देता हूँ और यहाँ पर हम सबसे पहले एक वेरिएबल डिफाइन करते हैं, इंट ए इज इक्वल टू 10 वापस डिफाइन करते हैं। अब मैं यहाँ पे एक नई चीज़ लिखता हूँ, इफ ए इज इक्वल टू 5। अब इसका मतलब आपको समझ आ रहा होगा। ए डबल इज इक्वल टू का क्या मतलब था? ए डबल इज इक्वल टू का मतलब था कि चेक करो कि ए की वैल्यू 5 के बराबर है या नहीं। अगर ए की वैल्यू 5 के बराबर है तो आपको क्या करना है? सी आउट आपको कहना है ए इज इक्वल टू 5। और अगर ऐसा नहीं है तो आपको क्या करना है? आपको प्रिंट करना है ए इज नॉट इक्वल टू 5। अब मैं इसे रन कर लेता हूं। तो आई होप आपको पता होगा कि इसका आउटपुट क्या आएगा। आपको समझ आ रहा होगा कि इसका आउटपुट क्या आएगा, क्योंकि ये सिंपल सी इंग्लिश जैसी लैंग्वेज लिखी हुई है मैंने। इसमें क्या लिखा आ रहा है? ए इज नॉट इक्वल टू 5। मैं यहाँ पे एंड एल लगाना भूल गया हूँ दोनों जगह, तो मैंने यहाँ पे इन दोनों जगह जो है एंड एल लगा लेता हूँ। अब पहले तो मैं आपको ये शॉर्टकट बता देता हूँ मैंने दो कर्सर कैसे बनाए। तो मैं यहाँ पर ऑल्ट दबाता हूँ, तो पहला कर्सर मेरा यहाँ पे, अगर मैं ऑल्ट दबाते हुए दूसरा कर्सर यहाँ पे क्लिक करूँ तो यहाँ पे दूसरा कर्सर बन जाएगा। मैं जो चीज़ एक बार लिखूंगा वो चीज़ दोनों जगह प्रिंट होगी, और मैं इसे बैक स्पेस करूँगा तो दोनों जगह से कटेगी भी। तो आई होप आपको ये शॉर्टकट पसंद आया होगा। अब अगर मैं अब इसे रन करूँ तो यहाँ पे दिखेगा आपको ए इज़ नॉट इक्वल टू 5 प्रिंट हो रहा है। क्यों? क्योंकि ए की वैल्यू 10 थी। अब इस इफ के अंदर आपने चेक किया कि इफ अगर ए की वैल्यू 5 के बराबर है तो आपको ये प्रिंट करना है, लेकिन ए की वैल्यू तो 5 के बराबर है ही नहीं। जैसे आपकी मम्मी ने आपसे पहला काम कहा था, लेकिन अगर पहली चीज नहीं हो रही थी तो आपने दूसरी करी। वैसा ही यहाँ पे है, तो एल्स के अंदर आपने ये चीज लिखी थी इसीलिए ये रन हो गया। अब ये चीज, ये एक सिंपल इफ एल्स स्टेटमेंट है। इसके अलावा मैं इस इफ के अंदर भी एल्स डाल सकता था। जैसे हम एक बेसिक सा प्रोग्राम बना के दिखाते हैं आपको। मान लीजिए आपको एक प्रोग्राम बना, मैं आपको यहाँ पे एक बार सोचने का टाइम देता हूँ, आप इस चीज़ को पॉज करना और इस क्वेश्चन को एक बार सोचना। अगर आपको एक प्रोग्राम बनाना है जो चेक करता है कि किसी व्यक्ति की एज कितने से कितने के बीच में है, अगर उसकी एज 0 से 18 के बीच में है तो आपको कहना है चाइल्ड, अगर मतलब प्रिंट करना है। अगर उसकी एज 18 से 30 के बीच में है तो आपको कहना है एडल्ट। अगर 30 से 60 के बीच में है तो आपको कहना है एजड। और अगर 60 से ओल्ड है तो आपको कहना है ओल्डर देन 60, या फिर आपको कह देना है ओल्ड। ओके, तो 2 मिनट इस चीज़ को पॉज कीजिए और एक बार सोचिए कि इफ एल्स कंडीशन से आप इसको कैसे अचीव कर सकते हैं। अब मान लीजिए अगर आपने ये चीज़ सोच लिया तो मैं यहाँ पे चल रहा हूँ आपको दिखाने कैसे होगा। तो हम सबसे पहले तो वेरिएबल बना लेते हैं जिसके अंदर हम अपनी एज डेटा स्टोर कर लेंगे। तो हमने एक वेरिएबल बनाया एज, जिसके अंदर हमने अपनी एज स्टोर कर ली, मान लीजिए 24। ओके, अब मैं इफ केस लगाऊंगा। इफ अगर मेरी एज 18 से छोटी है तो मुझे क्या प्रिंट करना है? सी आउट चाइल्ड
और एंड एल भी लिख लेते हैं हाथों हाथ। यहाँ पे नहीं लिखना था, यहाँ पे लिखना था एंड एल। ओके। अब इसके अलावा अगर आपकी एज 18 से छोटी नहीं है तो क्या होगा, एल्स। अगर 18 से छोटी नहीं है तो 18 से बड़ी होगी। अगर 18 से बड़ी भी है तो भी तो वो 30 से छोटी हो सकती है। तो हम यहाँ पर इस एल्स के अंदर एक और इफ कंडीशन लगाएंगे। इफ अगर 18 से बड़ी तो है लेकिन 30 से छोटी है, एज इज लेस देन 30। ओके। अब इस इफ के अंदर हम क्या प्रिंट करेंगे, सी आउट, और हम यहाँ पे एडल्ट प्रिंट कर देंगे। अब अगर वो एडल्ट नहीं है, मान लीजिए एज जो है वो 30 से भी छोटी नहीं है, तो क्या होगा, तो वो 30 से बड़ी होगी लेकिन अभी भी वो 60 से छोटी हो सकती है। तो मैं इस इफ के साथ एक एल्स लगाऊंगा। अब इस एल्स में दोबारा एक इफ लगेगा। इफ यहाँ पे क्या है, एज चेक होगी 60 के लिए, क्योंकि 30 से तो हमने चेक कर लिया। तो एज अगर 60 से छोटी है तो हम कहेंगे, मान लीजिए सी आउट, और हमने कह दिया है एजेड। अगर वो 60 से छोटी नहीं है तो यहाँ पे एक फाइनल एल्स लगेगा जिसके अंदर हम प्रिंट करेंगे। तो अब अगर मैं इसे रन करूं तो क्या प्रिंट होगा, मैंने अपनी एज रखी थी 24। अब मैं इसे रन करूं तो नॉर्मली क्या प्रिंट होना चाहिए, एडल्ट, और एडल्ट ही प्रिंट हो रहा है। क्यों, क्योंकि एज थी 24। अब 24 थी और यहाँ पे तुमने चेक किया कि एज इज लेस देन 18, क्योंकि वो 18 से छोटी नहीं है तो हम एल्स वाले कंडीशन में गए। एल्स के अंदर सबसे पहले तुमने चेक किया कि क्या वो 30 से छोटी थी। हाँ, वो 30 से छोटी थी, तो एल्स वाला नहीं चलेगा और इफ वाला ही चल जाएगा, तो एडल्ट प्रिंट हो जाएगा। अगर मैं यहाँ पे चेंज करके इसे 45 या 54 कर लेते हैं, इसे सेव करता हूँ और रन करता हूँ, तो अब क्या प्रिंट होगा, एजेड। एजेड क्यों, 54 सबसे पहले इस पे चेक हुआ, तो एज 18 से छोटी नहीं थी तो आप एल्स में आए। एल्स के अंदर दोबारा 30 से छोटी नहीं थी तो आप उसके दोबारा एल्स में आए। फिर इस एल्स के अंदर दोबारा इफ चेक हुआ तो यहाँ पे 60 से छोटी निकल गई, इसीलिए एजेड प्रिंट हो गया। अगर मैं यहाँ पे दोबारा 54 से बड़ी कर दूँ 64, अब मैं इसे दोबारा रन करूँ तो अब क्या प्रिंट होगा, ओल्ड। तो आपने ये एक बेसिक सा प्रोग्राम बना लिया है। अगर आपने ये चीज़ खुद से सोच ली थी तो बहुत अच्छा है। अगर आपने नहीं भी सोची तो आप डरिए मत, ये आपने सिर्फ एक बेसिक सा प्रोग्राम सोचने की कोशिश करी, और सोचने की कोशिश करके ही आप अपनी ये थिंकिंग को डेवलप करेंगे। तो आगे जब हम डीएसए के कोर्स में अच्छे अच्छे प्रोग्राम बनाएंगे तो आपको समझ आएगा कि आपकी थिंकिंग कैपेबिलिटी हर प्रोग्राम के साथ बेटर हो रही है। तो इसी तरीके से हम पूरे कोर्स में प्रोग्राम्स बनाएंगे और मैं आपको हर एक प्रोग्राम समझाऊंगा। तो आई होप आपको ये बेसिक सा प्रोग्राम समझ आया होगा और इसी के साथ साथ आपको इफ एल्स के कंडीशन सारे केसेस समझ आ गए होंगे। इसके बाद चलते हैं, यहाँ पे मैंने और क्या लिखा है खास, तो ये चीज़ यहाँ पे मैंने इफ़ एल्स कंडीशन लिखी है। इफ़ एल्स ये मैंने आपको समझा दिया कैसे होता है, और तो यहाँ पे कुछ नहीं है, ठीक है। तो इफ़ एल्स कंडीशन इस तरीके से काम करती है। ओके। तो ये मैंने आपको एक बेसिक सा इफ़ एल्स का डिस्क्रिप्शन दे दिया है। इसके बाद हम चलते हैं अपने अगले टॉपिक पे। अगला टॉपिक हमारा है लूप। तो लूप्स क्या होते हैं, मान लीजिए आपकी मैडम ने, आपकी टीचर ने आपसे कहा कि आई एम सॉरी या आई विल डू माई होमवर्क 100 बार लिखो। तो आम आदमी तो लिख के देगा, हम प्रोग्रामर हैं, हम एक एक बार टाइप नहीं करेंगे। हम क्या करेंगे, हम एक लूप चलाएंगे, हम उससे कह देंगे कि 100 बार टाइप कर दे और वो 100 बार हमको टाइप करके दे देगा। लेकिन ये कैसे होगा कि वो 100 बार टाइप करे, तो यहाँ पर मैंने देखिए बेसिक सा एक ये प्रोग्राम बना के दिया है। इसे मैं कॉपी कर लेता हूँ और मैं आपको ये चीज़ रन करके दिखाऊंगा कैसे होती है, ठीक है। तो हम इसको मैं पूरा ही मिटा के यहाँ पे पेस्ट कर लेता हूँ और इसे सेव करता हूँ और मैं रन, तो देखना क्या प्रिंट होगा, 0 1 2 3 4 प्रिंट हुआ है। कैसे, हमने तो सिर्फ इतना सा लिखा और उतना कैसे प्रिंट हो गया। तो यहाँ पे देखिए हमने किया क्या है। अब आपको समझ आ रहा होगा, पहली चीज तो आपको इतनी देर में ये समझ आ गई होगी आई होप कि ये इंट मेन के अंदर की ही चीज रन करनी है, इसके अंदर का ही पढ़ना है, इसके बाहर का आपको अभी नहीं पढ़ना है। अब यहाँ पे फॉर, फॉर मतलब एक लूप है। अब दोबारा हम अपने नोट्स वाले उसमें चलते हैं, मैं आपको वहां पे दोबारा समझाता हूँ कि लूप कैसे काम करता है। ओके। तो यहाँ पर हम आ गए हैं अपने नोट्स वाले प्रोग्राम पे।
तो यहाँ पर मैं आपको समझाता हूँ कि हमारे पास दो तरीके के लूप होते हैं। तो यहाँ पे मैं आपको समझाना चाहता हूँ लूप्स। तो हमारे पास पहला लूप होता है फॉर लूप। इसके अलावा हमारे पास एक होता है वाइल लूप। अब फॉर लूप कैसे काम करता है? फॉर को आप कहोगे कि एक से लेके आपको 100 तक चलना है, चलते जाना है, चलते जाना है, और कोई कंडीशन आप लिख लोगे, जैसे इफ कंडीशन में लिख रहे थे, और वो एक से लेके 100 बार, जितनी बार वो कंडीशन मैच करेगी वो चीज़ उसे प्रिंट कर लेगी। वाइल लूप में आप क्या करते हैं? वाइल लूप में आप पहले कहते हैं कि जैसे मान लीजिए आपने एक नया वेरिएबल डिक्लेयर किया, इंट आई इज इक्वल टू 10, ये आपने कह दिया। वाइल आई इज लेस देन 20, आपने कहा कि जब तक आई 20 से छोटा होगा आपको कोई काम करना है। मान लीजिए आप सी आउट ही कर रहे हैं, ओके, सी आउट आई कर दिया आपने और एंडल कर दिया, जो भी है यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, ठीक है। और उसके बाद अब क्योंकि इस प्रोग्राम में आई की वैल्यू हमेशा 10 रह जाएगी, तो ये चीज़ तो हमेशा ट्रू होगी। इस केस में वो हमेशा 10 प्रिंट कर देगा। तो हम यहाँ पे एक नई चीज़ लगाएंगे, आई प्लस प्लस। ये मैंने आपको पहले पढ़ा दिया है। आई प्लस प्लस क्या है? एक यूनरी ऑपरेटर है जो कि आई की वैल्यू को इंक्रीमेंट कर देता है। और यहाँ पर हम इस लूप को बंद कर देंगे। तो ये लूप जो है वो जब आई की वैल्यू 20 से छोटी होगी तब तक चलेगा, और जब नहीं होगी तो नहीं चलेगा। फॉर का मैं आपको फॉर का मैं आपको सिंटैक्स अभी दिखाऊंगा क्या होता है, तो उसकी आप चिंता मत कीजिए। चलते हैं अब वापस अपने प्रोग्राम्स में। ओके, पर इस चीज़ को अब आपको दिखाना चाहता हूँ कि ये कैसे काम कर रहा है। तो लूप का आपको बेसिक सिस्टम समझ आ गया होगा कि लूप्स में काम कैसे करना है। आपको एक स्टार्टिंग देनी है। जैसे मान लीजिए यहाँ पे मैंने आई की स्टार्टिंग कितनी दी है? 0। और आई को मैंने डिक्लेयर यहीं पे किया है, ठीक है। तो यहाँ पे डिक्लेरेशन भी हुआ है और इनिशियलाइजेशन भी हुआ है एक ही साथ। इंट आई इज इक्वल टू 0। अब क्या है यहाँ पर? उसके बाद मैंने यहाँ पे कंडीशन दी है कि आई की वैल्यू 5 से छोटी होनी चाहिए। जब तक उसकी वैल्यू 5 से छोटी है तब तक ही ये लूप रन करना चाहिए। और उसके बाद मैंने यहाँ पे प्लस प्लस आई लिखा है। प्लस प्लस आई का मतलब क्या है कि पहले आई की वैल्यू बढ़ा दो और उसके बाद आई को यूज करो। ओके, तो यहाँ पर मैं इसे आई प्लस प्लस भी कर सकता हूँ। और अब हम इसे सेव करते हैं और रन कर लेते हैं। तो अब क्या प्रिंट होगा? ये दोबारा 0 1 2 3 4 ही प्रिंट होगा। और मेरे को अगर 5 भी प्रिंट करना है तो मैं यहाँ पे 6 लिख दूंगा। और अब एंटर करके यहाँ पे जो है 0 1 2 3 4 5 तक प्रिंट हो जाएगा। और अगर मेरे को 1 से प्रिंट करना है तो मैं यहाँ पे 1 लिख दूंगा। अब आई की वैल्यू 1 होगी, वो 6 तक चेक होते रहेगी कब तक वो 6 से छोटी है। जैसे ही वो 6 के बराबर हो जाएगी या 6 से बड़ी हो जाएगी, ये लूप टूट जाएगा। लूप टूट जाएगा मतलब आप लूप से बाहर आ जाएंगे और हमारा प्रोग्राम यहाँ पे खत्म हो जाएगा। अब यहाँ पे मैं चाहूँ तो इज लेस देन 6 ना लिख के मैं लेस देन और इक्वल टू लिख सकता हूँ। और यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ 5। इस चीज़ को मैं कट कर देता हूँ। तो यहाँ पे देखिए मैंने अब कंडीशन क्या लिखी है? आई इज लेस देन और इक्वल टू 5। अब मैं इसे रन करूंगा तो अभी भी क्या काम होगा? अभी भी सेम काम होगा। जब तक वो 5 के बराबर नहीं हो जाता है या 5 से बड़ा नहीं हो जाता है तब तक ये चीज़ चलते रहेगी। ओके, तो ये चीज़ आई होप आपके समझ आ गई होगी कि फॉर लूप काम कैसे कर रहा है। हम आगे इन प्रोग्राम्स को अच्छे से यूज़ करेंगे तो तब आपको ये बेसिक्स कवर हो जाएंगे, अगर आपको अभी समझ नहीं आ रहे हैं। और मेरे पास बहुत अच्छी एक बुक है, मैं आपको उस शॉर्ट्स का एक मैंने शॉर्ट बना के रखा है, उस शॉर्ट का लिंक भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो वो वेबसाइट जो है, आपको कोई भी लैंग्वेज सीखनी हो, आपको सी सीखनी हो, C++ सीखनी हो, आपको कोई भी लैंग्वेज सीखनी हो, वहाँ पे आपको उसकी बुक्स मिल जाएंगी। सिर्फ और सिर्फ नोट्स वो होंगी, 400 से 500 पन्ने की बुक है। और वो आप पढ़ लेंगे तो आपको एकदम बेसिक से मास्टरी तक वो चीज़ आ जाएगी। तो अभी उस चीज़ को छोड़ देते हैं, हम आगे चलते हैं। वाइल लूप। वाइल लूप भी मैंने आपको बता दिया कि वाइल लूप में भी क्या करना है आपको? वाइल लिखने से पहले उस वेरिएबल को डिफाइन करना है। हमने यहाँ पे इस वेरिएबल को डिफाइन किया 0। मैं इसे भी कॉपी कर लेता हूँ आप, ताकि आपको मैं इसे थोड़ा सा चेंजेस करके दिखा सकूँ कि इसमें क्या क्या अंतर आता है। तो इसे मैं पेस्ट करता हूँ, सेव करके रन करता हूँ। तो अभी क्या प्रिंट हो रहा है देखते हैं। ओके, 0 1 2 प्रिंट हो रहा है। क्यों? क्योंकि हमने काउंट की वैल्यू रखी है 0। हमने उसके बाद कंडीशन क्या रखी है? जब तक काउंट 3 से छोटा होता है आपको काउंट प्रिंट करना है और काउंट को 1 बढ़ा देना है। तो हर बार काउंट चेक हो रहा है, प्रिंट हो रहा है और 1 बढ़ जा रहा है। तो जैसे ही काउंट की वैल्यू 3 के बराबर हो जा रही है तो ये कंडीशन उसके बाद मेट नहीं होगी। क्यों? क्योंकि काउंट लेस देन 3 पे ही ये कंडीशन मेट होगी। और जैसे ये काउंट की वैल्यू 3 के बराबर हो जाती है या 3 से बढ़ जाती है, ये लूप टूट जाएगा, आप लूप से बाहर आ जाएंगे और इस लाइन पे आपका कोड रन होना बंद हो जाएगा, ये आपका प्रोग्राम बंद हो गया।
तो आई होप ये आपको समझ आ गया होगा। अब हम यहाँ पे मान लीजिए 6 लिख लेते हैं, इसे सेव करते हैं और यहाँ पे भी 1 कर लेते हैं। तो अब क्या प्रिंट होगा, आप 2 मिनट रुकिए, आप इस चीज़ को पॉज कीजिए और मेरे को बताइए। आप चाहे तो कमेंट्स में लिख सकते हैं अपना आंसर लॉक करने के लिए, ताकि मुझे समझ आए कि आपको आ रही है ये चीज़ें समझ, और मुझे समझ आ जाए कि मैं बहुत ज़्यादा फास्ट पेस में नहीं चल रहा हूँ, क्योंकि मुझे नहीं लग रहा है कि मैं फास्ट पेस पे चल रहा हूँ। तो आप कमेंट्स में लिखिए और उसके बाद आके यहाँ पे आंसर चेक करना कि मैं प्रोग्राम रन करने पे, कि प्रोग्राम रन करने के बाद इसमें क्या आउटपुट आएगा। तो अब मैं इसे रन करने जा रहा हूँ। तो अब देखिए 1 2 3 4 5 प्रिंट हो गया। अगर आपका तो अगर आपका आंसर सही था, आपने सही चीज़ सोची थी, तो कॉन्ग्रेचुलेशंस, आपको इतनी जल्दी ये चीज़ें समझ आने लग गई हैं। अगर नहीं तो आप डरिए मत, हम आगे इन सारी चीज़ों को जब ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ करेंगे तो आपको ये चीज़ें बहुत आराम से समझ आने लग जाएंगी। अभी हमने किया क्या, मैं आपको समझाता हूँ। हमने काउंट की वैल्यू को 1 रखा, उसके बाद हमने सबसे पहले चेक किया तो 1 तो 6 से छोटा है, तो हमने 1 को प्रिंट कर लिया। फिर उसके बाद हमने उसको बढ़ा दिया और काउंट की वैल्यू हो गई 2। फिर 2 चेक हुआ, 2 भी 6 से छोटा है तो 2 प्रिंट हुआ। फिर 3, 3 भी 6 से छोटा है तो 3 प्रिंट हुआ। फिर 4, 4 भी 6 से छोटा है तो 4 प्रिंट हुआ। इस तरीके से 5, 5 भी 6 से छोटा है तो 5 प्रिंट हुआ। 6, लेकिन 6 6 से छोटा नहीं है, तो यहाँ पर आपका लूप टूट गया और 1 से लेके 5 तक ही ये वैल्यूज प्रिंट हुई और उसके बाद आपका प्रोग्राम बंद हो गया। तो आई होप आपको वाइल लूप कैसे काम करता है ये भी समझ आ गया होगा। अगर मैं यहाँ पे इस लाइन को नहीं लिखता तब भी आपको समझ आएगा कि यहाँ पे क्या होगा। देखिए लगातार 1 प्रिंट हो रहे हैं और ये चलता ही जा रहा है। अगर मैं आपको दिखाऊं कि आपको समझना है तो ये देखिए इतने 1 प्रिंट हो गए हैं और वो लगातार होते जा रहे हैं, वो रुक ही नहीं रहे हैं। ओके, तो ऐसा क्यों हो रहा है ये मैंने आपको पहले समझा दिया था, क्योंकि आई की वैल्यू या काउंट की वैल्यू जो है वो आपको चेंज करनी पड़ेगी। काउंट की वैल्यू 1 है, जितनी बार वो 1 है उतनी बार वो प्रिंट होगा और हमेशा वो 1 ही रह रही है क्योंकि वो चेंज नहीं हो रही है। तो हमें यहाँ पे लिखना पड़ेगा काउंट प्लस प्लस और इसे हम सेव कर देंगे। अब ये वापस जैसा काम कर रहा था वैसा ही काम करेगा। आई होप आपको ये बेसिक्स समझ आ गए होंगे। आगे चलते हैं। डू वाइल लूप। डू वाइल लूप इतना ज़्यादा एक्सटेंसिवली यूज़ नहीं होता है, लेकिन डू वाइल लूप का मैं आपको एक स्पेशल यूज़ केस बताता हूँ। डू वाइल लूप कैसा है, डू वाइल लूप क्या कह रहा है, पहले काम कर दो उसके बाद चेक करो कि कंडीशन मेट हो रही है या नहीं। तो इसका मतलब आपको समझ आ रहा होगा कि एक ना एक बार वो काम होगा ही होगा, क्योंकि पहली बार वो काम होगा तभी कंडीशन चेक होगी। वो कंडीशन चेक होगी उसी के बाद या तो वो बंद होगा या नहीं होगा। तो यहाँ पर इस डू के अंदर जो भी लिखा हुआ है वो काम है आपका, जो कि यहाँ पे क्या है, आपको नम प्रिंट करना है और नम को 1 घटा देना है, जैसा इस केस में हो रहा था, जैसा हमारा नॉर्मल वाइल में हो रहा था। वाइल को ही थोड़ा सा अपडेट करा है। तो यहाँ पर पहले वो प्रिंट हो जा रहा है और उसके बाद वो चेक हो रहा है कि क्या वो नम से बड़ा है भी या नहीं। तो ये कम से कम एक बार चलेगा और ज़्यादा से ज़्यादा तो आप जितना चलाना चाहें। आई होप आपको डू वाइल लूप भी समझ आ गया होगा और इसको उतना ज़्यादा समझने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हम इसको बहुत ज़्यादा कम यूज़ करते हैं। जनरली ज़्यादातर चीज़ें वाइल और फॉर लूप से निकल जाती हैं, तो आपको डू वाइल लूप की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, तो इस पर इतना ज़्यादा फोकस मत कीजिए। आगे चलते हैं। आगे हमें फंक्शंस बनाना सीखना है। अब फंक्शंस क्या होते हैं, फंक्शंस का मतलब होता है हम एक ब्लॉक ऑफ कोड को बार बार यूज करना चाहते हैं। जैसे मान लीजिए आपको ऐसा लगता है कि आपको ए प्लस बी, अभी तो हमें पता है कि ए प्लस बी करना आसान है क्योंकि सिर्फ और सिर्फ एक ऑपरेटर यूज करना है। अगर आपको ए प्लस बी से कई ज़्यादा कॉम्प्लेक्स कोई वैल्यू निकालनी है और वो वैल्यू निकालने के लिए आपने एक बार कोड लिख लिया, आप चाहेंगे कि आपको दोबारा जब वो वैल्यू निकालनी हो तो आप उस कोड को दोबारा कॉपी पेस्ट करेंगे, तीसरी बार निकालनी हो फिर तीसरी बार कॉपी पेस्ट करेंगे। ऐसा ना करने के लिए हम पहले ही उस चीज़ को एक फंक्शन के अंदर डिफाइन कर लेंगे। जैसे कि यहाँ पर हमने क्या किया है, अब इस कोड को मैं आपको दिखाता हूँ। तो यहाँ पर हमने क्या किया है, हमने एक ऐड नाम का फंक्शन बनाया है। ये ऐड नाम का एक फंक्शन है, उसके आगे इंट लिखा है। इंट का मतलब क्या है, इंट मतलब कि वो आउटपुट क्या देगा, वो जो फंक्शन है वो रिटर्न वैल्यू क्या देगा। अब मैं रिटर्न वैल्यू आपको समझाना चाहूँ तो मैं इसे कॉपी कर लेता हूँ। सबसे पहले तो हम यहाँ आते हैं, यहाँ पे हम फंक्शन, कोई भी फंक्शन डिफाइन करते हैं तो उसे इस मेन से पहले करते हैं। क्यों, वो हम आगे देखेंगे। तो अभी के लिए आप बस ये ध्यान रखिए कि कोई भी फंक्शन डिफाइन होगा तो वो इस मेन से पहले होगा, और अब इस मेन को हम यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पर ऐड को अगर हम यूज़ करना चाहें तो मैं लिख सकता हूँ सी आउट
तो मैं इसे पहले रन करके दिखा देता हूँ, उसके बाद मैं आपको समझाऊंगा कि इस प्रोग्राम में आखिर हो क्या रहा है। तो इसे मैं रन कर लेता हूँ। अब देखिए यहाँ पे क्या प्रिंट हो रहा है, 12। 12 क्यों प्रिंट हो रहा है, हमने सी आउट यूज़ किया है, इसके अंदर हमने लिखा है ऐड 5,7। अब ऐड तो हमारे पास कोई पहले से चीज़ थी नहीं, हमने तो बेसिक चीज़ें सारी पढ़ी हैं, ऑपरेटर्स पढ़े हैं, वेरिएबल्स पढ़े हैं, डेटा टाइप्स पढ़े हैं। ऐड जैसा तो कुछ था ही नहीं, ऐड जैसा कुछ होता भी नहीं। तो ऐड जो है हमने यहाँ पे डिफाइन किया है। अब कैसे डिफाइन किया है देखिए, हमने यहाँ पे लिखा है रिटर्न ए प्लस बी। रिटर्न ए प्लस बी मतलब जहाँ पे भी आप इस ऐड को कॉल करेंगे वहाँ पे ए प्लस बी पुट कर देना है, सिंपली। तो यहाँ पे क्या है, ऐड के अंदर हमने 5 और 7 इनपुट दिया है, वो 5 और 7 यहाँ गया है। देखिए इस ए की वैल्यू 5 हो गई है और इस बी की वैल्यू 7 हो गई है, और इसने इस ऐड ए प्लस बी की जगह क्या लिख दिया है, ए प्लस बी रिटर्न कर दिया है। मतलब सिर्फ ये जितनी चीज़ थी इसकी जगह इसने 5+7 लिख दिया है। अब मैं यहाँ पर प्लस की जगह और भी कुछ चीज़ लिख सकता हूँ, मान लीजिए यहाँ पे मैं प्लस की जगह इंटू लिख दूँ और मैं सेव करूँ। अब मैं रन करूँ तो देखिए क्या आउटपुट आएगा, 5 7 ज़ा 35। कैसे, ऐड 5+7 की जगह हमने 5 × 7 रख लिया और यहाँ पर 5 × 7 प्रिंट हो गया। तो आई होप आपको समझ आ रहा होगा कि ये जो भी रिटर्न है, ये जो भी रिटर्न के अंदर लिखा है ये वैल्यू इसकी जगह आ जाएगी। और अगर रिटर्न नहीं लिखा होता तो क्या होता, मैं इसे कमेंट कर लेता हूँ, इसे सेव करता हूँ और मैं रन कर लेता हूँ। तो देखिए कुछ भी नहीं आ रहा है, अनएक्सपेक्टेड। ओके सॉरी, यहाँ पे एक गलती आई है, तो मैं आपको एक और ख़ास चीज़ अब समझाता हूँ, क्योंकि ये गलती आई है तो यहाँ पे आपको समझाना ज़रूरी है। तो कभी भी आप किसी एक लाइन को सेलेक्ट करके रन पे क्लिक कर देंगे तो सिर्फ और सिर्फ वो ही लाइन रन करेगी। यहाँ पर हमें सिर्फ वो लाइन रन नहीं करनी थी, इसीलिए हम किसी भी चीज़ को बिना सेलेक्ट करे हुए रन करेंगे। अब ये पूरा प्रोग्राम रन करेगा, और क्योंकि ये पूरा प्रोग्राम रन करा तो अब क्या हुआ है कि कोई भी चीज़ प्रिंट नहीं हुई है। लेकिन प्रिंट ना होने की वजह क्या है, प्रिंट ना होने की वजह ये है, यहाँ पे एक एरर भी आ रहा है। तो वो एरर क्या आ रहा है यहाँ पे मैं आपको समझाता हूँ, कि आपने ऐड फंक्शन को कॉल तो किया है लेकिन उसकी कोई भी रिटर्न वैल्यू नहीं है, और ना उसके अंदर कुछ लिखा हुआ है, यहाँ पे कुछ नहीं लिखा हुआ है। फिर भी आपने इस फंक्शन को बनाया है, क्यों बनाया है, ऐसा आपसे कंपाइलर पूछ रहा है। तो यहाँ पर ऐसी दिक्कत ना हो इसीलिए अभी तो हम रिटर्न लिख लेते हैं, लेकिन ऐसी दिक्कत ना हो, मान लीजिए आपको खाली फंक्शन बनाना ही है तो कैसे बनाते हैं हम अभी आगे देखेंगे। ओके, अभी मैं इसे रन करूं तो ये a × b प्रिंट कर देगा। अब मैं यहाँ पे कोई भी चीज़ पास करूं, मान लीजिए 8,2 या 8,1, चलिए 2 लिख लेते हैं और इसे सेव करके रन करते हैं तो 16 प्रिंट हो जाएगा। क्यों, क्योंकि ऐड 8,2 की जगह क्या आ रहा है, 8 × 2। आई होप आपको फंक्शंस का ये बेसिक सा फंडा समझ आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं। देखिए अब ये फालतू की थ्योरी है, फंक्शन कॉल। फंक्शन कॉल मतलब क्या है, फंक्शन कॉल मतलब यहाँ पे जहाँ पे हम इसको बुला रहे हैं इसे हम फंक्शन कॉल कहते हैं, और जहाँ पे हम इसे डिक्लेयर कर रहे हैं इसे यहाँ पर फंक्शन डिक्लेरेशन कहा जाता है। इसके अलावा हमारे पास फंक्शन इनिशियलाइजेशन भी होता है। वो क्या होता है मैं आपको समझाता हूँ। जैसे अगर मान लीजिए मैंने आपसे स्टार्टिंग में ही कहा, मैंने आपसे सबसे पहले जब हमने फंक्शन पढ़ने शुरू करे मैंने आपसे कहा कि इस मेन से पहले ही ये फंक्शन डिफाइन होना चाहिए। मान लीजिए मेरी ज़िद है कि मैं इसे बाद में ही लिखना चाहता हूँ, तो मैं इसे यहाँ से कट करूँगा और मैं यहाँ पर इसे पेस्ट कर दूँगा। अब मैं इसे अगर रन करूँगा तो देखिए क्या होगा, अभी तक ये काम कर रहा था लेकिन अब ये काम नहीं कर रहा है। क्यों काम नहीं कर रहा है, वो बोल रहा है कि आपने ऐड यूज़ तो किया है लेकिन ऐड बताया ही नहीं है क्या होता है। मतलब आपको इस मेन से पहले बताना पड़ेगा कि ऐड नाम का कुछ है भी, बाद में भले ही आप डिफाइन करो लेकिन आपको पहले बताना पड़ेगा। तो अभी हम क्या करेंगे, अभी हम सिर्फ इतने को कॉपी करेंगे और यहाँ पर पेस्ट कर देंगे और सेव करके रन कर देंगे। अब रन करेंगे तो अब ये स्मूथली काम करेगा। इसका मतलब क्या है, इस लाइन ने, जैसे मान लीजिए आप कहीं जाते हैं, आपके बगल में सीट खाली हो, अगर आपका कोई दोस्त आ रहा है और कोई और आदमी उस सीट पर बैठना चाहे तो आप उसे पहले कह देते हैं कि यार यहाँ पे वो व्यक्ति बैठा हुआ है। तो इस लाइन का मतलब भी यही है कि ऐड फंक्शन अभी तो यहाँ पे नहीं है लेकिन वो आएगा, और यहीं पे आएगा। भले ही वो मेन के बाद आए लेकिन मेन उसे इसी तरीके से यूज़ करेगा। तो इसे कहते हैं हम डिक्लेरेशन, इसको कहते हैं हम डेफिनेशन, और इसे कहते हैं हम कॉल। तो फंक्शन डिक्लेरेशन आपको समझ आ गया, फंक्शन डेफिनेशन आपको समझ आ गया और फंक्शन कॉल आपको समझ आ गया। आई होप। आगे चलते हैं।
आगे हमारे पास क्या है, रिटर्न टाइप। अब रिटर्न टाइप का मतलब क्या है, देखिए देखिए यहाँ पे हमने इंट ये लिखा था। अगर मैं इंट ना लिख के कुछ और लिखता तो क्या होता, यहाँ पर हम रिटर्न जो भी करना चाहें वही चीज़ हम यहाँ पे लिखते हैं। जैसे a इंटू बी की वैल्यू इंटीजर होगी, इसीलिए मैंने यहाँ पे इंट लिखा है। और अगर a इंटू बी की वैल्यू कुछ और होती तो मैं वो लिखता। अगर मान लीजिए मुझे यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ प्रिंट करना है, मान लीजिए मैं यहीं पे सी आउट ए प्लस बी कर दूं और उसके बाद एंड एल कर दूं, और अब मैं इसे सेव करूं और इस लाइन को मैं कट करके यहाँ पे खाली ऐड 8, 2 रन कर। ओके, अब मैं इसे सेव करूं और रन कर, तो देखिए पहले तो वार्निंग आ रही है, उसके बाद 10 प्रिंट हो रहा है, उसके बाद इलीगल इंस्ट्रक्शन प्रिंट हो रहा है। इसका मतलब हम आगे समझेंगे, लेकिन 10 प्रिंट हो जा रहा है, अल्टीमेटली ऐड जो था वो रन कर रहा है। इसका मतलब ये है कि आपने यहाँ पे कहा तो था कि इंटीजर रिटर्न आएगा, लेकिन आपने कुछ रिटर्न किया ही नहीं, आपने तो प्रिंट किया। यहाँ पे आपने क्या किया है, प्रिंट किया है। प्रिंट और रिटर्न में अंतर है। तो अगर आपको कुछ रिटर्न नहीं करना है तो आप यहाँ पे लिखेंगे वॉइड। वॉइड का मतलब आपको शाब्दिक अर्थ पता होगा, वॉइड मतलब क्या होता है, खाली। तो यहाँ पे हम वॉइड लिख लेंगे, इसे सेव करेंगे। अब हम इसे रन करेंगे तो कोई एरर नहीं आएगा, कोई वार्निंग नहीं आएगी और सिंपली ये रन कर जाएगा। अब क्या हो रहा है कि आपने यहाँ पे कॉल किया, अब कॉल होने के बाद क्या हुआ है कि ए और बी यहाँ पे प्रिंट हो रहा है। पहले आप क्या कर रहे थे कि यहाँ पे ऐड कर रहे थे, उसकी वैल्यू रिटर्न कर रहे थे और यहाँ पे प्रिंट कर रहे थे। अब आपने रिटर्न ना करके यहीं पे प्रिंट कर लिया है। तो आप ये दोनों तरीके यूज़ कर सकते हैं। आई होप आपको फंक्शन डिक्लेरेशन, डेफिनेशन और कॉल भी समझ आ गया होगा। आगे चलते हैं, पैरामीटर्स। अब पैरामीटर्स जो है एक बेसिक सी डेफिनेशन है। पैरामीटर मतलब ये है कि जो भी आप वैल्यू उसके अंदर दे रहे हैं ये उसके पैरामीटर हैं। जैसे अभी तक हम ए और बी दे रहे थे, ये यहाँ पे इस फंक्शन के पैरामीटर्स थे। यहाँ पर आप पैरामीटर चाहें तो कितने ही दे सकते हैं। इस फंक्शन के 2 ही पैरामीटर हैं क्योंकि हमें सिंपली ऐड करना था। और भी कई सारे पैरामीटर्स आप दे सकते हैं जितने आपको ज़रूरी हों उस फंक्शन के लिए। आगे चलते हैं, हमारे पास डिफ़ॉल्ट आर्ग्यूमेंट्स होते हैं। डिफ़ॉल्ट आर्ग्यूमेंट मतलब क्या है, डिफ़ॉल्ट आर्ग्यूमेंट मतलब ये है कि अगर अगर यूज़र ने वैल्यू दी तो ठीक, अगर वैल्यू नहीं दी तो आपको क्या करना है। जैसे इस केस में अगर मैं ऐड 8 कॉमा कुछ भी ना लिखूं, मैं ऐड 8 लिख दूं, अब मैं इसे रन करूं तो देखिए क्या होगा, एरर आएगा। एरर क्या कह रहा है कि डिक्लेयर आपने किया है कि आप 2 पैरामीटर आप पास करेंगे इस फंक्शन को। यहाँ पे टू फ्यू आर्ग्यूमेंट लिखा है, या आर्ग्यूमेंट कोई पैरामीटर कहते हैं, तो बहुत कम पैरामीटर आप पास कर। देखो आपने कहा था कि 2 दूंगा लेकिन आप एक ही पैरामीटर दे रहे हो, तो ये तो आपने नाइंसाफ़ी कर दी। अब इस चीज़ को ठीक करने के लिए आप क्या कहोगे, आप कहोगे यहाँ पे इंट बी इज इक्वल टू 2, आपने कह दिया। अब आप इसे सेव करें और रन करें, तो अब ये सिंपली रन करेगा। अच्छा, यहाँ पे आपको यहाँ पे भी डिफाइन करना पड़ेगा बी इज इक्वल टू 2, और अब आपको यहाँ पे रन करना पड़ेगा। ओके, तो यहाँ पर आपको लिखना है और यहाँ पे नहीं लिखना है, सॉरी मेरी गलती थी। तो ये छोटी छोटी चीज़ें मैं भूल जाता हूँ। तो ये छोटी चीज़ें देखिए, गलती कोई भी कर सकता है, आपको ये चीज़ें एक्सपेरिमेंट के साथ पता चलेंगी और याद होते रहेंगी जैसे जैसे आप इन पे काम करते रहेंगे। तो यहाँ पर आपको नहीं लिखना था और यहाँ पे आपको लिखना था जो भी आपको डिफ़ॉल्ट पैरामीटर पास करना है, डिफ़ॉल्ट आर्ग्यूमेंट पास करना है। इस केस में क्या था, हमने 8 लिया और b की वैल्यू कुछ नहीं भी थी, तो आपने मान लिया कि मेरे फंक्शन में b की वैल्यू अगर यूज़र कुछ नहीं देगा तो हम उसे 2 कह देंगे। अगर यूज़र देगा तो बहुत अच्छा है। मान लीजिए यूज़र ने 5 दे दिया, तब तो हम यूज़र वाला यूज़ करेंगे, जैसे 5 + 8 हमने 13 रिटर्न कर लिया। लेकिन अगर यूज़र ने नहीं दिया है तो आपको जो मैंने मान रखा है वो हम ले लेंगे ताकि कोई एरर ना आए। आई होप आपको ये समझ आ गया होगा। अगर हम यहाँ पे ए को भी कुछ रख लें, ए को हम 10 रख लें, अब अगर यूज़र कुछ ना भी दे तब भी दिक्कत नहीं होगी। हम इसे रन करेंगे तो क्या प्रिंट हो जाएगा, 12, क्योंकि डिफ़ॉल्ट आर्ग्यूमेंट्स आपने 2 रखे हुए हैं पहले से। तो डिफ़ॉल्ट आर्ग्यूमेंट आपको इस एरर से तो बचाते हैं, लेकिन एक गलती भी हो सकती है। जैसे इस केस में ज़रूरी नहीं है कि ऐड के अंदर 10 और 2 हो सकता है यूज़र को 0 ही चाहिए हो। उस केस में तो आपका एरर आ जाएगा। ऐड के लिए आपको यहाँ पे 0 0 रखना होगा। 10 और 2 मैंने गलत रख लिए थे, आपको लॉजिकली समझ आ रहा होगा कि ये गलत होने चाहिए थे।
अब हम इसे रन करेंगे तो 0 प्रिंट हो जाएगा, और अगर यूज़र कुछ भी देगा तो वो चीज़ ऐड हो जाएगी। आई होप आपके ये बेसिक सा समझ आ गया होगा। अब देखिए अगली चीज़ क्या है, फंक्शन ओवरलोडिंग। फंक्शन ओवरलोडिंग का मतलब क्या है? फंक्शन ओवरलोडिंग मतलब है कि अगर आपने ऐड नाम का एक फंक्शन बनाया है जो आपने इंटीजर के लिए बनाया है, जो कि इंटीजर्स को हैंडल करेगा, लेकिन अगर आपको वही चीज़ फ्लोट के लिए या डबल के लिए यूज़ करनी है, क्योंकि एडिशन तो सब में पॉसिबल है, तो आपको उसी चीज़ के लिए डबल और फ्लोट का भी फंक्शन लिखना पड़ेगा। और कंप्यूटर रन टाइम में चेक कर लेगा कि आपने जो भी यहाँ पे पैरामीटर पास किए होंगे, ए और बी की वैल्यू जिस भी टाइप की पास की होगी, वो उसी टाइप के हिसाब से रन करेगा और उसी टाइप के हिसाब से वैल्यू रिटर्न करेगा। आई होप फंक्शन ओवरलोडिंग भी आपको समझ आ गया होगा। ये बहुत बेसिक सी चीज़ है, बस ये समझना है आपको कि क्योंकि इंटीजर वाला फ्लोट के लिए काम नहीं करेगा, फ्लोट वाला डबल के लिए काम नहीं करेगा, तो आपने एक ही नाम के तीनों बना लिए। अब आप उस चीज़ को यूज़ करेंगे क्योंकि एडिशन तो तीनों में होता है, तो वो तीनों में से कंप्यूटर खुद डिसाइड कर लेगा कि अभी मुझे इंट वाला चलाना है या डबल वाला या फ्लोट वाला। तो आई होप आपको ये समझ आ गया होगा। इसके बाद हमारे पास रिकर्जन है। रिकर्जन अभी के लिए आप छोड़ दीजिए, रिकर्जन मैं आपको आगे समझाऊंगा। मैंने आपको जो स्टार्टिंग में ओरिएंटेशन वाली क्लास दिखाई थी, उसी में मैंने आपको बताया था कि रिकर्जन हमारा एक बहुत ज़रूरी टॉपिक है। तो वहाँ पे मैं आपको समझाऊंगा कि फंक्शन रिकर्जन कैसे करते हैं। अभी के लिए आप इसको छोड़ दीजिए क्योंकि बहुत कॉम्प्लेक्स चीज़ है। अभी आपको ऐसा लगेगा कि इतना ज़्यादा पढ़ा दिया, आप पहले ही दिन छोड़ देंगे कि अब नहीं पढ़ना है करके, इसे छोड़ दीजिए। इसके अलावा हमारे पास क्या है, स्कोप ऑफ वेरिएबल। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। स्कोप ऑफ वेरिएबल क्या होता है? ठीक है, तो स्कोप ऑफ वेरिएबल मतलब है कि कोई वेरिएबल की लाइफ टाइम कितनी है। लाइफ साइकिल आपने सुना होगा कोई शब्द, तो वो लाइफ टाइम कितना है। तो हमारे पास दो तरीके के स्कोप होते हैं, एक होता है लोकल स्कोप और एक होता है ग्लोबल स्कोप। लोकल स्कोप का मतलब क्या है, मैं आपको यहाँ पे दिखाता हूँ। लोकल स्कोप का मतलब है कि ये जो ए है, ये जो बी है, ये इसी फंक्शन के अंदर एग्जिस्ट करते हैं। बाहर यहाँ पे ए और बी एग्जिस्ट नहीं करते। जैसे ए, ये ऐड रन करने के बाद भी अगर मैं सी आउट ए करूँ, ओके, और मैं एंड एल कर दूँ, अब मैं इसे प्रिंट करूँ, रन करूँ, तो क्या होगा? देखिए एरर आ रहा है। क्यों? आप सोचेंगे मैंने तो ऐड रन कर दिया है और ऐड के अंदर तो हमने ए को डिफाइन कर दिया है, ए को डिफाइन करने के बाद हम ए प्रिंट कर रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। ये जो ए है, इसकी लाइफ साइकिल सिर्फ ये फंक्शन है। इस ए का घर गृहस्थी, पूरी दुनिया, पूरा यूनिवर्स सिर्फ ये फंक्शन है। इस ए के लिए इसके बाहर कुछ है ही नहीं, ये इसके बाहर जा ही नहीं सकता है। क्योंकि ये इसके बाहर नहीं जा सकता तो ये यहाँ पे एग्जिस्ट नहीं करता है। तो ये जो है ये इसका लोकल स्कोप है। और यहाँ पर अगर आपको ए बनाना है तो आपको उसका एक ग्लोबल स्कोप बनाना पड़ेगा। लोकल तो ऐसे डिफाइन कर लेते हैं, अब आप सोचेंगे ग्लोबल कैसे होता है? तो ग्लोबल के लिए आपको इस फंक्शन से या इस फंक्शन से, अब आप सोचेंगे कि ये कैसे फंक्शन हो गया, हर चीज़ तो इसी के अंदर रन कर रही है। आप ध्यान से देखेंगे तो मेन भी खुद में एक फंक्शन है जिसकी रिटर्न वैल्यू हम 0 दे रहे हैं और उसके अंदर हम सब काम करा रहे हैं। बाय डिफ़ॉल्ट हमारा C++ या मेजर लैंग्वेजेस ऐसे काम करती हैं कि वो मेन को ही अपना मेन फंक्शन मानती हैं और मेन के अंदर की चीज़ को सबसे पहले रन करती हैं। तो हम इस मेन फंक्शन के भी बाहर अपना ग्लोबल वेरिएबल डिफाइन करेंगे। मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ इंट a इज इक्वल टू 10। अब मैं इसे सेव करता हूँ और मैं इसे रन करता हूँ, तो देखिए क्या होगा, 0 प्रिंट हो रहा है। 0 तो यहाँ से प्रिंट हो रहा है, क्यों? क्योंकि a की वैल्यू आपने 10 पास की है, b की वैल्यू 10 पास की है, मतलब 0 0 पास किए हैं, तो यहाँ पे 0 प्रिंट हो जा रहा है। और ये जो सी आउट ए आपने किया है, ये क्या हो रहा है, ये यहाँ पे 10 प्रिंट हो रहा है। तो ये चीज़ आपकी समझ आ रही होगी कि ये यहाँ ग्लोबल वेरिएबल से आ रहा है और ये जो है ये लोकल वेरिएबल्स हैं। अगर मैं यहाँ पर a++ कर दूँ मान लीजिए, तो क्या होगा? अब मैं इसे अगर रन करूँ तो अभी भी कुछ चेंज नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि ये जो ए है, ये लोकल वाला ए इंक्रीज हो रहा है। अगर मैं यहाँ पे अब सी आउट ए करूँ, ओके, यहाँ पर हम ए को अगर प्रिंट करना चाहें और इसे सेव करके मैं रन करता हूँ, तो पहले तो 0 1 प्रिंट हो रहा है, जो इस ऐड के लिए 0 यहाँ से प्रिंट हो रहा है, फिर 1 यहाँ से प्रिंट हो रहा है। 1 क्यों? क्योंकि हमने ए की वैल्यू को एक इंक्रीज कर दिया है जो कि 0 पास हुई थी बाय डिफॉल्ट। तो ये तो लोकल वेरिएबल हो गया। लेकिन अगर आपको इसी फंक्शन के अंदर ये ग्लोबल ए यूज़ करना हो तो आप कैसे करेंगे? मान लीजिए मुझे यहाँ पे ए प्रिंट ना करके ग्लोबल ए प्रिंट करना हो, तो मैं कैसे प्रिंट करूँगा? मैं सिर्फ उसके आगे डबल कोलन्स लगा दूंगा।
और इसे सेव करूँगा। अब मैं इसे अगर रन करूँगा तो देखिए सबसे पहले 0 फिर 10 प्रिंट हो रहा है। तो 0 कहाँ से आ रहा है? यहाँ से। क्यों? क्योंकि ए और बी की वैल्यू 0 0 पास हुई थी। उसके बाद 10 यहाँ से आ रहा है क्योंकि ग्लोबल ए की वैल्यू 10 थी। और उसके बाद ये प्रिंट हो रहा है क्योंकि ग्लोबल ए की वैल्यू 10 थी। तो आई होप आपको ये लोकल और ग्लोबल वेरिएबल का स्कोप समझ आ गया होगा। तो इसके आगे चलते हैं। इसके आगे हमारे पास है मेमोरी मैनेजमेंट। तो ये मेमोरी मैनेजमेंट मैंने यहीं पे बना दिया है, लेकिन अभी के लिए आप इसे छोड़ दीजिए, मैं इसे अगली वीडियो में बताऊंगा, क्योंकि अगली वीडियो में ये सारे मेमोरी मैनेजमेंट से ही रिलेटेड टॉपिक्स हैं। तो अच्छा, यहाँ पे फंक्शन प्रोटोटाइप मैं आपको बताना भूल गया। फंक्शन प्रोटोटाइप वही है कि आप जो स्टार्टिंग में डिक्लेयर करते हैं यहाँ पे, ये चीज़ जो फंक्शन को डिक्लेयर करते हैं इसी को फंक्शन प्रोटोटाइप कहते हैं। अभी के लिए इतना काफ़ी है। आई होप अगली वीडियो के लिए आप रेडी रहेंगे। अगली वीडियो में मैं आपको मेमोरी मैनेजमेंट से शुरू कराऊंगा, और जितने बेसिक्स हमको इसके अलावा चाहिए अपनी वीडियोस के लिए उतने मैं आपको समझा दूंगा। हम क्लासेस पढ़ेंगे। क्लासेस हम बेसिक बेसिक पढ़ेंगे, ज़्यादा डीप में नहीं पढ़ेंगे, और इतना हमारे लिए काफ़ी होगा जितना हमें इस डीएसए के कोर्स के लिए चाहिए। आई होप आपको जितना मैंने इस चीज़ में समझाया है, इस क्लास में समझाया है, वो सारी चीज़ें समझ आई होंगी। जो जो नहीं आई हैं आप कमेंट में मुझसे पूछ सकते हैं, और अगर नहीं भी आई हैं तो आप थोड़ा सा इंतज़ार कीजिए। जब जैसे जैसे आप ये डीएसए का कोर्स कंप्लीट करते जाएंगे, हम ये सारी चीज़ें इतनी बार पढ़ लेंगे कि आपको ये चीज़ समझ आ जाएगी। तो आई होप आपको इस क्लास में मज़ा आया होगा और कई सारी चीज़ें समझ आई होंगी। अगर ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना, ताकि अगली वीडियो चाहे इस प्लेलिस्ट की हो चाहे और प्लेलिस्ट की हो, मैं कई सारी अच्छी अच्छी वीडियोस बनाते रहता हूँ कई सारे सब्जेक्ट्स पे, कई सारे टॉपिक्स पे। अगर आपको वो डेली नोटिफिकेशन चाहिए तो आप वीडियोस को सब्सक्राइब कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आपको मुझसे कोई भी चीज़ पूछनी हो, आप मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। आप मेरा डिस्कॉर्ड सर्वर ज्वाइन कर सकते हैं, आप मेरा इंस्टाग्राम का पेज फॉलो कर सकते हैं। ये सारी चीज़ें आप कर सकते हैं। आप मुझे डायरेक्ट डीएम कर सकते हैं, कोई चीज़ पूछनी हो, कोई चीज़ रिकमेंड करनी हो, कोई भी चीज़ करनी हो, मैं आपकी हेल्प करने के लिए हमेशा यहाँ पे हूँ। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए कीप ऑन इनोवेटिंग।